करते हैं शॉर्ट में बहुत। तो हमने सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, ये थ्योरी है जो एग्रीगेट लेवल पर स्टडी करता है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें सेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर, सबके अलग अलग काम होते हैं। फिर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा था, जिसमें रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में पढ़ा था। रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, यहाँ पर मनी नहीं होगा, और मनी फ्लो में सिर्फ मनी का फ्लो होगा यहाँ, ठीक है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। उसके बाद हमने टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में जो फ्लो होता है इनकम का, वो पूरा रियल और मनी दोनों को कंबाइन करके जो फ्लो बनता है वो पढ़ा था। इसके जो अजम्पशंस थे वो हमने पढ़े थे कि क्या क्या अजम्पशन इसमें माने गए हैं, राइट, वो भी आपको पता होगा। उसके बाद आपको फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो बताया गया था कि 3 फेज होते हैं, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिपोजिशन फेज। पहले प्रोडक्शन होता है, फिर उससे जो प्रॉफिट आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर लोग खर्च करते हैं, तो वो डिस्पोजिशन फेज हो जाता है। इसमें एक्सपेंडिचर कंजम्पशन आता है। ओके, आज का जो हमारा है बेसिकली, तो आज की जो क्लास होती है हमारी स्टार्ट वो चैप्टर 1 से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से होती है। यानी कि आज हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स में वो कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें आगे के चैप्टर्स पढ़ने से पहले पता होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टर इनकम का। अब देखो, इनकम जो होता है ना, इनकम वो 2 टाइप से अर्न किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। तो एक फैक्टर इनकम और एक ट्रांसफर इनकम। अगर हम फैक्टर इनकम की बात करें तो फैक्टर इनकम क्या है? इनकम अर्न बाय अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जो भी इनकम अर्न किया, बाय, ये कैसे अर्न करेगा? रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज फैक्टर इनकम। यानी कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, याद रखना, ठीक है। क्या क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर हमने इनका यूज करके अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज को दिया और प्रोडक्शन से हमने पैसा कमाया, यानी हमने अपना लैंड यूज किया, किराए पे दिया, उससे हमें रेंट मिला, प्रॉफिट आया। लेबर, हमने खुद काम किया जाके किसी कंपनी में अपनी सर्विस दी, उससे हमें वेजेस मिले, सैलरी मिली। कैपिटल, हमने अपना यूज किया, हमारे पास जो भी कैपिटल था, मान लो हमारे पास मनी था ज़्यादा, तो हमने किसी कंपनी को लोन दे दिया इन्वेस्ट करने के लिए, उससे हमें इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आ गया। ऐसे ही एंटरप्राइज होता है। मान लो एंटरप्रेन्योर जानते हो ना, बिजनेसमैन जो होते हैं, जो सलाहकार होते हैं बेसिकली, जो बताते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसी लागू करनी चाहिए, उनको भी जो प्रॉफिट होता है, उनका जो शेयर होता है वो भी दिया जाता है। तो इन कामों से जो हम अर्न करते हैं वो हमारा फैक्टर इनकम कहलाता है, राइट। इट इज अ बाइलेटरल। बाइलेटरल वर्ड बहुत यूज होता है इकोनॉमिक्स में। बाई मतलब 2, लेटरल, लेटरल मतलब साइड, यानी 2 साइडेड। ये 2 साइडेड कॉन्सेप्ट है। फैक्टर इनकम कभी भी 1 साइडेड नहीं हो सकता। फैक्टर इनकम से आपको इनकम जनरेट करना है तो आपको कोई दूसरा पर्सन भी चाहिए। उसके बाद इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नेशनल इनकम जब हम अकाउंट करेंगे, जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे नेशनल इनकम अकाउंट करने का, तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज़ों को नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, और किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो फैक्टर इनकम जो भी होगा वो सभी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, राइट। क्यों? एज इट कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू समथिंग इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक। इसके एग्जांपल अभी बताया था ऊपर, रेंट हो गया, इंटरेस्ट जो हमें मिला, वेजेस, वेजेस यानी जो हमारी सैलरी मिली, या प्रॉफिट वगैरह। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये होते हैं फैक्टर इनकम। क्लियर है? यस यस यस। उसके बाद है ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम की अगर हम बात करें तो ये वर्ड से ही लग रहा है तुम्हें, ट्रांसफर किया गया होगा। इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग। इनकम मिला मुझे, लेकिन उसके बदले में मैंने कुछ भी रेंड नहीं किया। विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इज नोन एज ट्रांसफर इनकम, ठीक है। यानी मैंने कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस अपनी नहीं लगाई और फिर भी मैंने पैसा कमा लिया, तो ये जो इनकम हुआ ये ट्रांसफर इनकम हुआ। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिलेटरल है, यानी 1 साइडेड कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट इंक्लूडेड, इसको ध्यान में रखना है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम।
ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि इट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसके एग्जांपल्स को जब हम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ओल्ड एज पेंशन होता है, राइट? ओल्ड एज पेंशन जानते हो ना, जो बूढ़े लोग होते हैं 60 साल से ज़्यादा के सीनियर सिटीजन होते हैं, तो उनको ना गवर्नमेंट पेंशन देती है। अभी बताओ क्या बदले में वो ओल्ड पर्सन सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट को कुछ देते हैं? नहीं देते ना। ऐसे ही स्कॉलरशिप होता है। मान लीजिए कोई कॉलेज है, उसने बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, बदले में बच्चों ने कुछ दिया? नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है कि मान लो किसी देश में बेरोजगारी बहुत है, ठीक, और वहाँ के लोगों को एक तरीके से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है कि भाई जैसे मनरेगा जानते हो ना, मनरेगा जो स्कीम है उसमें तो गारंटी है कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब मान लो कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है कि कम से कम इतने रुपए, मान लो 500 रुपए या 1000 रुपए पर मंथ जो है वो हर आदमी को, हर पर्सन को मिलेगा। इसलिए क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉयड है उसको नहीं, बल्कि जो अनएम्प्लॉयड है। तो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, जो घर पे बैठा हुआ है, जो घर पे बैठा हुआ है, मान लो जैसे अभी लॉकडाउन की कंडीशन है और कई स्टेट ऐसे हैं जो अपने 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 यहाँ के लोगों को 1000 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही मान लो जैसे आपको किसी ने गिफ्ट दिया, राइट? किसी ने गिफ्ट दिया, है ना, तो गिफ्ट के बदले में भी आप उसको कुछ पैसा तो दोगे नहीं कि लो भाई तुमने इतने रुपए का गिफ्ट दिया, ये लो पैसे। तो वन साइडेड कॉन्सेप्ट जो होता है, जिसमें बस एक के पास जो पैसा होता है वो दूसरे के पास किसी न किसी फॉर्म में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, कुछ नया पैसा जनरेट नहीं होता, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रांसफर इनकम। क्लियर है? इनकम क्लियर है? अब ये जो ट्रांसफर इनकम है ये भी दो टाइप का होगा। पहला करेंट ट्रांसफर, दूसरा कैपिटल ट्रांसफर। अब ये दोनों क्या है, देखो ट्रांसफर इनकम की बात चल रही है, तो जो भी ट्रांसफर होता है वो दो टाइप का हो सकता है, करेंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। करेंट ट्रांसफर मेड फॉर द फ्रॉम द इनकम ऑफ द पेयर एंड added to the income of the recipient who received for consumption expenditure are called current transfer। मतलब क्या हुआ कि जो करंट ट्रांसफर होता है, ये जो पे कर रहा है पर्सन ए, पर्सन बी को कुछ दे रहा है, राइट? तो पर्सन ए का जो इनकम है वो अपनी इनकम में से कुछ दे रहा है और उसकी वजह से पर्सन बी का इनकम बढ़ रहा है, इनकम ऐड हो रहा है। आपने मान लो स्कॉलरशिप 2000 रुपए दे दिए किसी फर्म ने, किसी मान लो किसी गवर्नमेंट ने 1000 रुपीज दे दिए, तो गवर्नमेंट की इनकम में से उस पर्सन की इनकम में पैसा चला गया, यानी यहाँ पर करेंट ट्रांसफर हो रहा है, राइट? अब वो क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, खर्च ही तो करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा? इट इज रिकरिंग और रेगुलर इन नेचर। अब ये जो करेंट ट्रांसफर होता है ये रेगुलर होता है, राइट? जैसे कि स्कॉलरशिप दे दिया, गिफ्ट दे दिया, ओल्ड एज पेंशन वगैरह। तो इन सब में हम क्या करते हैं, ऐसी चीजें देते हैं जिससे हमारे इनकम में से पैसा कम होके जिसको हम देते हैं उसके इनकम में ऐड हो जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, यानी वो खर्च करेगा उसका। दूसरा आता है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर क्या है? कैपिटल ट्रांसफर जो है वो कैश एंड काइंड की फॉर्म में होता है, डिफाइंड एज ट्रांसफर इन कैश एंड इन काइंड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रिसिपेंट। किस पर्पस से दिया जाता है? इन्वेस्टमेंट के लिए, मेड आउट ऑफ द वेल्थ और सेविंग ऑफ द डोनर। तो ये जो भी दे रहा है उसके वेल्थ या सेविंग्स को बढ़ाता है और उसमें से दिया जाता है। करेंट ट्रांसफर किस पर्पस के लिए दिया जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कि जो भी दिया वो यूज कर लेगा, खर्च कर देगा, राइट? लेकिन कैपिटल ट्रांसफर किस पर्पस से दिया जाता है? इन्वेस्ट करने के लिए, कि पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ दिया तो कैश के रूप में दिया, मान लो कैश पैसा दिया, या काइंड यानी किसी और फॉर्म में दिया, मान लो कि एक फैक्ट्री खोल के दे दी तो कैश की फॉर्म में दिया या काइंड की फॉर्म में दिया, कोई गुड सर्विस के फॉर्म में दिया। लेकिन पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का, कि सामने वाला जो पर्सन बी है वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, तो वो कैपिटल ट्रांसफर में काउंट होता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेजेस। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, कैपिटल ट्रांसफर का एक पार्ट है। इन्वेस्टमेंट ग्रांट, मान लो आपने किसी कंपनी में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, तो आपने किस पर्पज से उसको पैसे दिया है?
इन्वेस्ट करने के पर्पज से। ऐसे ही कैपिटल गेन होता है, इन्वेस्ट मान लो करने के आपने कोई पर्पस। कैपिटल लगा रखा है, यानी उससे आपको कोई प्रॉफिट हुआ। वॉर डैमेज, लड़ाई होती है, वॉर में नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए मान लो एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को, या मान लो यूएनओ ने किसी कंट्री को कुछ पैसे दिए वॉर डैमेज के फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, उस पैसे को अपने देश के डेवलपमेंट पे लगाएगा, राइट। यस तो ये था ट्रांसफर की बात। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है स्टॉक एंड फ्लो। अब दो चीजें और समझो, एक स्टॉक होता है और एक फ्लो होता है। ये दोनों वेरिएबल होते हैं, यस ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है। अब स्टॉक किसको कहेंगे, फ्लो किसको कहेंगे, वो समझना जरूरी है। स्टॉक जो होता है वो एक यस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, पर्टिकुलर यस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता टाइम है। तो पे। जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट यस किए जाते हैं, उसको स्टॉक कहा जाता है। ये एक स्टैटिक होता है, स्टैटिक यस इन नेचर, जैसे कि यानी कि इट डज नॉट यस चेंज, इट डू नॉट चेंज। ये यस स्टैटिक होता है नेचर में, इसका मतलब हुआ कि ये चेंज नहीं होता। देयर इज नो टाइम डायमेंशन इन स्टॉक वेरिएबल, यस यानी कि इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता, टाइम पीरियड नहीं होता। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको अगर यस कैलकुलेट करेंगे तो पीरियड की बात तो आएगी ही नहीं। जैसे यस डिस्टेंस, अमाउंट ऑफ यस मनी, मनी सप्लाई, वाटर इन टैंक। अब यस ये चीजें हैं, इनको थोड़ा समझो। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, राइट। यस डिस्टेंस को एक पॉइंट ऑफ यस टाइम पे हमने मेजर किया कि दिल्ली से मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो इतना है मान लो। या किसी दो, एक स्टेट ए से स्टेट बी के बीच का डिफरेंस जो है वो 1500 किलोमीटर है। तो ये एक पॉइंट ऑफ यस टाइम पे हमने मेजर कर लिया। ये डिस्टेंस क्या चेंज हाँ होगा समय के साथ? नहीं नहीं होगा, ये स्टैटिक हो गया। अमाउंट नहीं ऑफ मनी, मान लो कि आपने किसी पर्टिकुलर डे या किसी पर्टिकुलर ईयर में ये देखा, कैलकुलेट किया कि आपके पास कितना अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक। तो अमाउंट ऑफ मनी यस जो है वो भी एक क्या हो गया, स्टॉक वेरिएबल हो गया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको यस कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे ही मनी सप्लाई, वाटर इन टैंक, एक टैंक के अंदर पानी है, उसको आपने कैलकुलेट कर लिया कि उसका वॉल्यूम कितना है, यानी कितने लीटर पानी है, यानी कितने लीटर का टैंक है। अब वो स्टैटिक हो गया, राइट। थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा अभी आगे। देखो फ्लो, यस फ्लो क्या होता है, इसको हम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम और ये फ्लो जो है वो पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि पीरियड जानते हो ना, पीरियड यानी जब टाइम यस का वो आ जाए, एक ड्यूरेशन आ जाए कि इतने से लेकर इतने बजे तक इज नोन। तो एन इकोनॉमिक यस वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन यस एज फ्लो। ये डायनेमिक होता है, फ्लो। ठीक है, यानी कि यस चेंज हो सकता है। देयर चेंज हो इज सकता टाइम है। डायमेंशन, यहाँ पर आपको टाइम डायमेंशन देखने को मिलता है। जैसे कि स्पीड, मिलती है। स्पीड जो है वो यस कैसे कैलकुलेट की जाती है, इंक्रीज भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस हाँ, स्पेंडिंग ऑफ यस मनी, जब मनी का स्पेंड कैलकुलेट करते हैं तो वो भी एक फ्लो वेरिएबल होता है। वाटर इन रिवर, अब रिवर के अंदर जो वाटर है वो स्टैटिक तो होता नहीं है, वो फ्लो करता रहता है। टैंक यस के अंदर जो पानी है फ्लो ही वो तो होता उतना रहता ही है। रहेगा, यस लेकिन वाटर रिवर के अंदर जो है वो बढ़ भी यस सकता है, टाइम के साथ घट भी सकता है। ऐसे ही एक्सपोर्ट, बढ़ भी सकता है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ये इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं डिक्रीज ये भी होता फ्लो वेरिएबल में आते हैं। फ्लो जानते हो ना, फ्लो मतलब जो चीजें एक है। तरीके यस से चलती यस रहती हैं, स्टॉप जो चीजें रुकी होती यस हैं। क्लियर है बेसिक डिफरेंस? यस अभी जब यस इनके यस चैप्टर्स यस पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अगला हमारा जो यस पांचवा कॉन्सेप्ट है वो है इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसको डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहा जाता है। देखो दोनों वर्ड का सेम मतलब है, राइट। इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर यस डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इसके ना अलग अलग डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। तो अगर हम यूनाइटेड नेशंस की माने, अगर यूएनओ की माने, तो अकॉर्डिंग टू यस यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी। ये वो जियोग्राफिकल टेरिटरी है एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट, जो एक गवर्नमेंट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाए, विद इन विच पर्संस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी कि एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जो एक गवर्नमेंट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जा रहा है, गवर्नमेंट यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है, जिसके अंदर पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, फ्रीली सर्कुलेट हो रहे हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं,
सामान, कैपिटल सब सर्कुलेट हो रहा है उस एरिया के अंदर विदाउट किसी Yes. भी रेजिस्टेंस के, यानी फ्रीली। अब यहाँ पर देखो, द अबव डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरियन फ्रीडम इन सर्कुलेशन ऑफ पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल। अब यूनाइटेड नेशंस ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया है डोमेस्टिक टेरिटरी का, वो किस थ्योरी पे बेस्ड है? वो बेस्ड है फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल, यानी कि एक कंट्री के अंदर जो लोग हैं, जो वस्तुएं हैं और जो चीज़ें हैं, उनका सर्कुलेशन फ्रीली हो रहा है। Clearly, those parts of the political frontiers or boundaries of a country where the government of the country does not enjoy the above freedom are not to be included in economic territory of that country. अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये है, इससे साफ साफ ये दिख जाता है कि वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, फ्रंटियर्स, एक देश की वो बाउंड्रीज जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो कोई फ्रीडम एंजॉय नहीं कर रही है, यानी एक देश की बाउंड्री की कुछ ऐसा एरिया जहां पर गवर्नमेंट को राइट नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई भी एरिया। तो दोबारा देखो ध्यान से, यूनाइटेड नेशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, सुन रहे हो? यस। हाँ, तो वो ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पर एक गवर्नमेंट जो है वो एक पावर एंजॉय कर रही है और उस गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पर्सन का, गुड का, कैपिटल्स का फ्रीली सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। लेकिन अगर वो बाउंड्री जो होती है देश की, वहाँ पर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सारे पावर्स एंजॉय नहीं कर रही है, फ्रीडम एंजॉय नहीं कर रही है, आर नॉट टू बी कंसिडर्ड या इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री, तो वो एरिया जहाँ पर उस गवर्नमेंट को फ्री मूवमेंट का एंजॉय राइट नहीं है, वस्तु, गुड्स का, कैपिटल का, पर्सन का, जहाँ पर लोग फ्रीली आसानी से बिना किसी रोक टोक के आ जा नहीं सकते, तो वो जो एरिया होता है वो कौन सा एरिया है जिसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, वो समझो। एम्बेसी जानते हैं? एम्बेसी, हर कंट्री की एम्बेसी होती है, और हर जहाँ से पासपोर्ट या वीजा मिलता है। हाँ, तो हमारे देश में बाकी सभी कंट्रीज की एम्बेसी होगी और दूसरे सभी देशों में हमारे देश की एम्बेसी होगी। मान लो अमेरिका जाना है, तो हम इंडिया के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वहां जाएंगे और वहां से हमें वीजा मिलेगा। तो एम्बेसीज जो होती हैं, अब वो सब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एंजॉय द अबव फ्रीडम इन द फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड विद इन इंडिया, so these are not treated as a part of economic territory of India, they are treated as the part of economic territory of their respective countries. For example, US embassy in India is part of economic territory of USA. Similarly, Indian embassy in Washington is part of economic territory of India. जिस देश की एम्बेसी है, ठीक है, सुन रहे हो? यस। जिस देश की एम्बेसी है, यस यस यस, उस देश के टेरिटरी में आएगा। यानी कि अमेरिका की एम्बेसी है इंडिया में, ठीक है, अमेरिका की एम्बेसी है इंडिया के अंदर, तो वो इंडिया के यूनियन टेरिटरी में, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। यूएस की एम्बेसी इंडिया में है, भले ही लोकेटेड है इंडिया में, लेकिन वो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? वो आएगा अमेरिका के, यूएस के डोमेस्टिक टेरिटरी में, यूएस के। हाँ, ऐसे ही मान लो कि जापान में इंडिया की एम्बेसी है, जापान के अंदर एम्बेसी है इंडिया की,
तो वो किसके इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। क्लियर है? इंडिया। यस यस। दूसरी चीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, WHO है, ये सब लोकेटेड होते हैं भाई कहीं ना कहीं तो इनका ऑफिस होगा। यस यस वो तो। हाँ, लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ। अब एक कॉन्सेप्ट है, लेमन टर्म्स, द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन is understood to be the territory lying within the political frontier or boundaries of a country. But in national income accounting, the term domestic territory is used in a wider sense. Based on freedom criterion, the scope of economic territory is defined to cover. यानी लेमन टर्म्स अगर हम देखें तो ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो इसको ऐसे समझा गया है कि एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया है और वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो इसका जो एरिया कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा वाइड हो जाता है। और वाइडर सेंस में ये इसलिए यूज किया गया ताकि कुछ चीज़ों को अच्छे से डिफाइन किया जा सके, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल रीजन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा और किसके नहीं होगा वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें शिप की और एयरक्राफ्ट की, जो शिप्स होती हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, जानते होंगे। यस यस जानता हूँ मैं। तो ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। ये हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा देशों के लोग जो हैं उन्होंने इसको खरीद रखा हो या ऑपरेट कर रहे हो, कोई भी शिप हो या कोई भी एयरक्राफ्ट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन शिप्स, इंडिया की शिप है मूविंग बिटवीन चाइना एंड इंडिया, इंडिया की शिप है चाइना और इंडिया में मूव कर रही है, राइट। तो पहला, मूविंग चाइना एंड इंडिया रेगुलरली आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? इंडिया का। क्यों? क्योंकि ये इंडियन शिप है, चाहे वो किसी भी 2 देश के बीच में मूव कर रहा हो, ठीक है। जिस पर्सन ने, जहाँ के रेसिडेंट ने, जहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट ने उस शिप को या एयरक्राफ्ट को ओन कर रखा है या ऑपरेट कर रहा है, जिसने, जो उसका मालिक है, वो जिस देश का है उस देश की टेरिटरी में काउंट किया जाएगा इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। सिमिलरली जैसे प्लेन्स होते हैं, एयर इंडिया ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, हवाई जहाज है एयर इंडिया का। अब एयर इंडिया है तो भाई और भी देशों में चलेगा। रशिया और जापान के बीच में मान लो ये पैसेंजर को इधर से उधर भेज रहा है, मूव कर रहा है एयर इंडिया, यानी इंडिया का है, रशिया और जापान के बीच में मूव कर रहा है। अब ये भी क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? चाहे भले ही वो किसी भी देश के बीच में मूव कर रहे हो, लेकिन उसका ओनर जिस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है वो एक्टिविटीज उसके थ्रू, चाहे वो कोई सा भी शिप हो, कोई सा भी एयरक्राफ्ट हो, उसकी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी, अगर वो जो ओनर है वो हमारे देश का है तो। सिमिलरली जो प्लेन्स ऑपरेटेड बाय मलेशियन एयरलाइंस, अब मान लो मलेशियन एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस, ऐसे ही मलेशिया का मलेशियन एयरलाइंस, अब ये इंडिया और जापान के बीच में मूव कर रहा है, तो बताओ ये किसके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, इंडिया का, जापान का या मलेशिया का? मलेशिया। मलेशिया का होगा, ठीक है। ऐसे ही फिशिंग वेसल्स होते हैं, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स होते हैं, और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, जो कि ये सारे बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री एरिया में। ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स, किसी देश के नॉर्मल रेसिडेंट के थ्रू ही इसको ऑपरेट किया जाएगा। और ये कहाँ ऑपरेट होता है? ये सब चीजें होती है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन, जहाँ पर उनके पास कुछ राइट्स होते हैं ऑपरेशन के, यानी कि वो फिशिंग कर सकते हैं, वो ऑयल या नेचुरल गैस निकाल सकते हैं, वो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक, नाव वगैरह हो गया। तो कुछ ही एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं इनके पास। फॉर एग्जांपल फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन, जो
मान लो इंडिया के फिशरमैन है, मछुआरे हैं, वो बोट ऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल वाटर है इंडियन ओशियन का, ठीक है। तो इंडियन ओशियन के अंदर हमारे इंडिया के कुछ फिशरमैन मछुआरे कोई फिशिंग बोट चला रहे हैं, उसको कहाँ कंसीडर किया जाएगा? विल बी कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया। यानी कि जो ये चीज़ें हैं, नेचुरल गैस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ऑयल, फिशिंग वेसल्स, ये सब भी चाहे कहीं भी इंटरनेशनल उसमें फ्लोट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, बट ये अगर ये जिस कंट्री के पर्सन के थ्रू ओन किया जा रहा है, उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में इसको काउंट करेंगे। यस इसके अलावा एम्बेसीज का तो पता है हमें, कंसल्ट यस consulates and military establishments of a country located abroad। अब वो क्या है कि मिलिट्री बेस जानते होगे, अमेरिका ने हाँ लगभग जानता बहुत हूँ। सारे कंट्रीज में अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रखी है, और वो पूरा एक तरीके से बेस होता है जहाँ पर बहुत सारी मिलिट्री यस रहती है, तो उनका घर होता है प्रॉपर, मतलब सब कुछ होता है, तो मिलिट्री बेस हो गया या कॉन्सुलेट्स हो गया, एम्बेसी हो गया। अब इनकी बात करें, ये किसी कंट्री के हैं और ये किसी दूसरे कंट्री में, अब्रॉड यानी किसी दूसरे कंट्री में लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, Indian embassy in Russia यस is part of the domestic territory of India. Clear है? Consulate is an office यस or building used by consul officer commissioned by the government of reside in foreign country to promote the interest of a country to which he belongs। यानी consulate क्या होता है? Consulate office और office of building होता है, office या building। अब ये office या building वो है जो एक बड़ी प्रॉब्लम है यार नेटवर्क की। हाँ, तो मान लो एक कंट्री के गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर को दूसरे कंट्री के अंदर एक बिल्डिंग या एक ऑफिस दिया हुआ है काम करने के लिए, राइट। तो वो भी जो एरिया होगा जिसको कॉन्सुलेट कहा जाएगा, वो एरिया भी अगर हमारी कंट्री का ऑफिस है तो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, चाहे वो किसी भी देश में। अब एक कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का। सिटीजनशिप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है और इकोनॉमिक्स में भी। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप या नेशनलशिप क्या होता है वो समझो। सिटीजनशिप इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि बर्थ प्लेस पे बेस्ड होता है पर्सन के। लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। तो सबसे पहले बात तो मान लो प्लेस ऑफ बर्थ जो है आपका, आप लीगली वहाँ के सिटीजन हो गए। दूसरा, इट मीन्स इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन टू वेज। इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो दो तरीके से लिया जा सकता है। व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया, मान लो कोई पर्सन इंडिया में पैदा हुआ, ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अगर कोई पर्सन इंडिया में पैदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन हो गया। अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडियन, अगर कोई पर्सन है जो इंडिया के बाहर उसका जन्म हुआ है, दूसरे किसी देश में उसका जन्म हुआ है, और वो चाहता है कि हमारे इंडिया की सिटीजनशिप ले, तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, अगर इंडियन लॉ उसको अलाउ करती है, अगर हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ करता है, तो वो हमारे देश का सिटीजन बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो अब हमारे कंट्री का दूसरे देश में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, वो इंडियन सिटीजन बनना चाहता है, तो उसको क्या क्या शर्तें पूरी करनी होंगी वो हमारा जो इंडियन लॉ है वो डिसाइड करता है। उसके बाद वो पर्सन हमारे यहाँ का सिटीजन बन सकता है। अब ये तो हो गई सिटीजन की बात। कॉन्सेप्ट नंबर 7 है नॉर्मल रेसिडेंट की बात करता है। नॉर्मल रेसिडेंट या जिसको रेसिडेंट बोल दो। अब नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहेंगे? वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूट, कोई पर्सन है या कोई इंस्टीट्यूट है, इज वन whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने वाली बात है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव। तो नॉर्मल रेसिडेंट की जब बात करते हैं तो कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन है, उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी कि कमाना, खाना, पैसा खर्च करना, समझ रहे हो, वो सब उस कंट्री से जुड़ा होता है जहाँ पर वो रहता है ना भाई। मान लो हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? हम इंडिया में काम करेंगे। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडिया में काम कर रहे हैं, हम इंडिया में खर्च कर रहे हैं, यानी हमारा, हम जो है इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए और हमारा जो इकोनॉमिक टेरिटरी है वो इंडिया है। दूसरी बात, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इम्प्लाइज इन टू थिंग्स।
सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो दो चीज़ों में इम्प्लाई होता है। कौन कौन सी? द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड, यानी कि जो रेसिडेंट है वो रह रहा है किसी कंट्री में, yes, किसी टेरिटरी में 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा अगर कोई yes, पर्सन कहीं पे रह रहा है तो वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। दूसरा, द रेसिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग्स, स्पेंडिंग्स एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। अगर कोई पर्सन है वो किसी एरिया से अर्निंग कर रहा है, वहाँ कमा रहा है, वहाँ खर्च कर रहा है, वहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको एक्यूमुलेट कर रहा है फ्रॉम दैट लोकेशन, तो जिस लोकेशन से, जिस कंट्री से, जिस एरिया से कोई पर्सन अर्निंग करता है, स्पेंड करता है, एक्यूमुलेट करता है, यानी प्रॉफिट जो है वो सेव करता है, वो जो लोकेशन हुआ वो पर्सन वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। yes, अब एक डिफरेंस है नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन के बीच में। अब देखो दो चीजें आ गई, पहले हमने समझा कि सिटीजन क्या होता है, ठीक, दूसरा हमने समझा कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझना ज़्यादा जरूरी है। तो एक पर्सन बिकम अ नेशनल ऑफ अ कंट्री बिकॉज ही वॉज बोर्न इन द कंट्री, यानी कि एक पर्सन है वो वहाँ का सिटीजन बन जाता है क्योंकि या तो वो वहाँ पैदा हुआ या फिर उसने उस एरिया के, उस कंट्री के सिटीजन बनने के लिए जो लॉ था उसको पूरा किया और फिर उसने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली। क्लियर है? एक पर्सन को yes, रेसिडेंट कब कहेंगे? जब उसका इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो जिस कंट्री से जुड़ा हुआ है उसको वहाँ का हम नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। एक पर्सन जिसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री से जुड़े होंगे वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ, yes, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है डेट ए रेसिडेंट मस्ट ऑल्सो बी द नेशनल ऑफ द कंट्री, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो रेसिडेंट है वो वहाँ का सिटीजन हो। एक पर्सन है, इस बात को ध्यान से समझना, yes, समझ में आ रहा है ना? yes, yes, सर पे हाथ रख के yes, क्यों yes, बैठे हो? एक पर्सन है, ये जरूरी नहीं है कि वो जिस देश का नागरिक है, जिस देश का नेशनल या सिटीजन है yes, वो उसी देश का रेसिडेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इवन नहीं है, फॉरेनर्स कैन बी रेसिडेंट, फॉरेनर्स जो दूसरे देश के लोग होते हैं ना वो भी रेसिडेंट्स yes, हो yes, सकते हैं इफ दे पास द अबव yes, स्टेटेड इकोनॉमिक क्राइटेरियन, अगर उनके इकोनॉमिक criteria, इंटरेस्ट हमारे देश से जुड़े हैं, कमाना, खाना, बचाना, yes, अर्न करना, स्पेंड करना, एक्यूमुलेट करना। अगर वो दूसरे देश का है फिर भी हमारे यहाँ वो कमाता है, हमारे यहाँ खर्च करता है, तो उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारे देश से जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे देश का yes, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। कहलाएगा, A large number of Indian nationals have settled in USA, England, Australia. हमारे देश के, इंडिया के yes, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई अमेरिका जाके सेटल हो गए, कोई इंग्लैंड जाके सेटल हो गया, कोई ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हो गया, कोई सऊदी अरब जाके सेटल हो गया, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग हैं yes, yes, एज रेजिडेंट्स, और वहाँ जाकर रहने लग गए, कमाने लग गए, लेकिन yes, वहाँ के नेशनल नहीं बने, उनको वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिली है, yes, बस वीज़ा मिला है। नहीं मिली, 4 साल 5 नेशनैलिटी नहीं साल, मिली, हाँ, 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 4 साल 5 साल 2 साल 1 साल वो वहाँ पे रह रहे हैं, कमा रहे हैं। yes, तो ये जो इंडिया के लोग हैं जो यूएसए में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो उसी देश के नॉर्मल रेसिडेंट yes, कहलाएंगे, इंडिया के नहीं। इंडिया के वो yes, सिटीजन कहलाएंगे और अमेरिका के नॉर्मल रेसिडेंट। फर्क समझ में आ रहा है? yes, फॉर yes, इंडिया, yes, yes, हाँ, अब इंडिया के लिए वो क्या है? फॉर इंडिया दे आर एन आर आई। non-resident, एनआरआई बहुत बार सुना होगा, हाँ, सुना है सर, एनआरआई न्यूज में भी आता रहता है ना, नॉन रेसिडेंट हाँ, इंडियंस, हाँ, जो इंडिया में रहते नहीं हैं इंडियन, लेकिन वो हमारे नेशनल्स हैं, हमारे सिटीजन हैं। yes, क्लियर है? yes,
चलो जरा बताओ नॉर्मल रेसिडेंट और यस। सिटीजन में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन में सर ये है सर, जो नॉर्मल मतलब जहाँ कमा रहा है खा रहा है उसमें कहते हैं सर, जहाँ रहने लगा है वो तो उसको नॉर्मल सिटीजन कहते हैं, किसी भी देश में रहने लगा। और जो सिटीजन है तो जो मतलब अपने देश की एक मान्यता होती है जो उसको प्राप्त होती है, उसको कहते हैं हाँ इंडियन ही है वो, और फिर वो चाहे किसी भी कंट्री में चला जाए उसको इंडियन ही कहा जाएगा। अगर वहाँ और अगर वो चाहे या उसको इंटरेस्ट नहीं है इंडिया से, तो वो दूसरी जगह पर जाके वहाँ के लॉ मतलब जो अलाउ करता हो, जो प्रोसेस होती, ठीक है, तो उसके थ्रू जाके तो वो उधर की मतलब नेशनैलिटी भी ले सकता ठीक, गुड। तो अब हम बात करते हैं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात भी है कि कुछ यस। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहते या नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में काउंट कहते नहीं करते। पहला, नहीं होते। फॉरेन विजिटर्स। अब देखो भाई, दूसरे देश से कोई पर्सन ना हमारे यहाँ घूमने के लिए आया, वो घूमने के लिए आया, वो यस। यहाँ पर हमारे यहाँ पैसे खर्च कर रहा है और यहाँ पर रह रहा है, ठीक। छुट्टी यस। मनाने के पर्पज़ से आया है या मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज़ से आया है या स्टडी टूर पे आया है, जैसे कॉलेज वगैरह से टूर पे लेके जाते हैं, या कॉन्फ्रेंस करने आया है, हाँ। स्पोर्ट्स का इवेंट है, मान लो क्रिकेट का प्लेयर है, क्रिकेट खेलने के लिए आया है, यहाँ पर रह रहा है, बिजनेस करने के लिए आया है, कोई भी आया है जो कि 1 साल से कम टाइम के लिए यहाँ पर रहेगा, यस। ये शर्त है। फॉरेन विजिटर्स किसको कहेंगे? जो लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम जो टाइम के एक लिए ही वन रहेगा ईयर। यहाँ पर हमारे देश में, चाहे वो किसी भी पर्पज से आया हो, रिक्रिएशन से, हॉलीडे मनाने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी टूर के यस। लिए, यस समझ गया। इसको किसी भी पर्पज के लिए वो आया हो, 1 साल से कम के लिए यहाँ पर रह रहा हो, इन केस दे कंटिन्यू टू स्टे फॉर 1 ईयर और मोर in the host country, they will be treated as normal resident of the host country. तो चाहे वो फॉरेनर जो है किसी भी पर्पस के लिए आके यहाँ पर यस। हमारे यहाँ रह रहा है 1 साल से कम के लिए, उसको हम अपने देश का नॉर्मल यस। रेसिडेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। यस। क्रू मेंबर्स जानते हो? क्रू में क्रू मेंबर्स वर्कर्स इन द कंट्री। फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स, सीजनल वर्कर्स। अरे क्रू नहीं। मेंबर्स जहाज वगैरह के नहीं। उसमें जो होते हैं, जो लोग हैं जो वहाँ पे काम अच्छा करते अच्छा, हैं हाँ उसमें, समझ गया समझ गया। इन द कंट्री। यस। यस समझ गया समझ गया, जो फॉरेन लोग वहाँ पे वर्कर्स है, अलग कंट्रीज में काम करते हैं, हाँ। फॉरेन वर्कर्स है हाँ हाँ who समझ work गया। part of the यस। year in the country in response to the varying seasonal demand of labor and return to their households, यस। and border workers who regularly cross the frontier each day or somewhat less regularly, यस। yani week, to work in the neighboring यस। country are the normal resident of their own countries. मान लो कि कोई क्रू और मेंबर है, कंट्रीज। कोई फॉरेन वेसल है, कमर्शियल ट्रेवलर है, सीजनल वर्कर है, हाँ। जो बॉर्डर के पास रहता है, दो देशों के बॉर्डर के पास रहता है, और वो काम करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में जाके काम करता है, और हफ्ते भर वहाँ पे रह के फिर वापस आ जाता है, फिर जाता है, फिर यस। काम करता है, फिर वापस आ जाता है। तो वो जो पर्सन है वो भले ही हमारे देश में आकर काम कर रहा है, खर्च कर रहा है, लेकिन वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं यस। कहलाएगा, ठीक। वो अरे बाप। अपने ही देश का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, यस। चाहे वो क्रू मेंबर हो, फॉरेन वेसल्स हो, अरे बाप। कमर्शियल ट्रेवलर हो या सीजनल वर्कर्स हो। क्लियर? कर सकते। जैसे यस। नेपाल, नेपाल यस। जो है यस। ना, नेपाल के लोग इंडिया में आ जाते हैं, यस। मोमोज की दुकान खोल लेते हैं, बहुत सारे नेपाली देखे होंगे यस। तुमने, और वो यहाँ पे आके कमाते हैं, यस। खाते यस। हैं, फिर यस। चले जाते हैं हफ्ते महीने भर में अपने घर वापस, यस। फिर से आते हैं, फिर कमाते खाते फिर चले यस। जाते हैं। तो यस। वो लोग हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हुए, वो नेपाल के यस। नॉर्मल रेसिडेंट हुए। बल्कि। यस। चौथा, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स होते हैं फॉरेन कंट्री के, उन लोगों को भी हम नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करते। नहीं कोई करते। ऑफिशियल है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट का ऑफिसर है, डिप्लोमेंट है, किसी यस। आर्मी का मेंबर है फॉरेन कंट्री का, दूसरे देश का, तो यस। उसको हम यस। अपने देश के नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद नहीं आता है करते। इंटरनेशनल बॉडीज़, जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यस। आर नॉट कंसीडर्ड of are not considered residents of the country in which these organizations operate, but are treated as residents of international territory. अब एक इंटरनेशनल टेरिटरी का जी। कॉन्सेप्ट आ गया, वो समझना। वर्ल्ड बैंक वगैरह है, यानी यस। यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गेन्स हैं, WHO है, IMF है, WTO है, ये सब जिस कंट्री के अंदर हैं
वहाँ के नॉर्मल Yes. रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, बल्कि Yes, sir. ये एक इंटरनेशनल टेरिटरी में रह रहे होते हैं। ये जहाँ पर होते हैं इनके Yes. जो बेसिकली ऑफिस होता है इनका, वो Yes. किसी कंट्री का रेसिडेंट नहीं होता है, किसी कंट्री के टेरिटरी में नहीं आता, Yes. वो इंटरनेशनल टेरिटरी में आता है, किसी का नहीं सबका। Yes. However, the staffs of these Yes. bodies are treated as normal resident of the country in which the international body operates. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये Yes. है कि जो स्टाफ है, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो Yes. नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे किस कंट्री के? उसी कंट्री Yes. के जहाँ पर वो इंटरनेशनल बॉडी Yes. है। मान लो जिनेवा के अंदर Yes. इंटरनेशनल बॉडी है और Yes. वहाँ काम करने वाले लोग हैं जो उसके अंदर काम करते हैं, तो वो लोग जो हैं वो जिनेवा के ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल WHO Yes. लोकेटेड इन इंडिया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है Yes. लोकेटेड इन इंडिया इज नॉट नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मान लो इंडिया में WHO लोकेटेड है, WHO की बॉडी लोकेटेड है, तो वो इंडिया के Yes. नॉर्मल Yes. रेसिडेंट में नहीं आएगा। बट अमेरिकन नहीं आएगा। वर्किंग इन इट्स ऑफिस, जो अमेरिका के लोग हैं जो हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, Yes. और वो भी 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड से, ज़्यादा। विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि Yeah. भले ही वो Yes. किसी भी देश का है काम करने वाला स्टाफ मेंबर, Yes. अगर WHO इंडिया में है तो WHO तो इंडिया का नॉर्मल Yes. रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, बल्कि जो स्टाफ वहाँ काम Yes. कर रहा है वो किसी भी तो देश का स्टाफ हो, का। हाँ, वो हाँ। स्टाफ इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में वो। होगा। हाँ सर। उसके बाद फॉरेनर्स who are Yes. the employee of non-resident enterprises and who have come to the country for purpose of installing machinery or equipment purchased from their employers. They are supposed to stay for less than 1 year. In case they continue to stay for more than 1 year, they will be treated as normal resident of the host country. यानी कि देखो, फॉरेनर दूसरे देश के एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है। मान लो अमेरिका का एम्प्लॉय है, Yes. और कंपनी जो है वो एक Yes. तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी है, MNC है, तो उसका एक ब्रांच इंडिया में भी है। अब अमेरिका से वो पर्सन इंडिया में आता है Yes. कोई मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए, कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करने Yes. के लिए, कंपनी को देने के लिए। Install ट्रेनर है करने मान के लो, ट्रेन करने के लिए आता है। Yes. अगर वो 1 साल से कम यहाँ रहता है, अगर वो 1 साल से Yes. कम टाइम के लिए यहाँ 1 रहता साल है, से कम। तो वो अमेरिका का है तो अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंट ही कहलाएगा, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे उसको। Yes. और अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए यहाँ पे रह गया, समझ रहे हो, Yes. तो उसको हम अपने यहाँ का Yes, होस्ट yes. कंट्री तो इंडिया हो गया ना, तो फिर उसको हम अपने यहाँ का सिटीजन, सॉरी Yes. अपने यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। मानेंगे। तो शर्त याद रखना, हर जगह जो भी शर्त है वो 1 साल से ज्यादा, 1 साल से कम, 1 साल से कम वाला नहीं होगा, 1 साल से ज्यादा वाला नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। होगा। क्लियर है? Yes. कोई डाउट यहाँ Yes. तक? नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं ना, तो Yes. गुड्स की जब हम बात करते हैं तो गुड्स जो होते हैं ना, गुड्स मतलब वस्तुएं जो भी बनाई जाती हैं इकोनॉमी में, तो जितने भी गुड्स Yes, हैं वो अगर हम डिवाइड करें तो उसको अगर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करें कि यूज के ऊपर, तो फाइनल Yes. गुड और इंटरमीडिएट गुड, 2 टाइप के गुड्स होते हैं। एक होता है फाइनल गुड और एक होता है इंटरमीडिएट गुड। ध्यान से सुनना। Yes. अब फाइनल गुड जो है, ये वो गुड्स हैं जिनको यूज किया जाता है किस काम के लिए? पर्सनल कंजम्पशन के लिए। जैसे Consumption. ब्रेड Yes. है, कंज्यूमर हाउस होल्ड ने खरीदा। मान लो तुम गए दुकान में, ब्रेड Yes. खरीद के लाए और खा गए, कंज्यूम कर लिया Yes. तुमने, पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज Yes. किया, तो वो ब्रेड जो है वो फाइनल गुड है। Yes. और Final इफ good. इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन लाइक बिल्डिंग मशीनरी परचेज्ड बाय अ फर्म, या तो Yes. वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज होगा फाइनल गुड, या फिर इन्वेस्टमेंट या Yes. कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इसको ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट के पर्पस Yes. से या कैपिटल फॉर्मेशन के पर्पस से अगर यूज किया जा रहा है, जैसे बिल्डिंग बना ली, Yes. मशीनरी खरीद लिया, समझ रहे हो, एक फर्म ने बिल्डिंग बनवा ली अपने नाम से Yes. अपने, या मशीनरी खरीद ली, तो ये फाइनल गुड है जो उसका बिल्डिंग बना है या जो मशीनरी उसने खरीदी है। किस पर्पस से? कैपिटल फॉर्मेशन के पर्पस से या इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, तो वो फाइनल गुड
कहलाएगा। दूसरे शब्दों में अगर और आसान भाषा में समझे, फाइनल गुड्स आर दोज which require no further processing and are available in an economy for consumption। यानी कि वो सभी गुड्स जो कि अब और प्रोसेस नहीं किया जाएगा उसको, यानी कि कोई सामान बन रहा है, मान लो फैक्ट्री में कोई Yes. सामान बनता है ना, हाँ, तो जिसकी बन के लास्ट पूरी, बिल्कुल कंज्यूम हाँ करना ही करना है। हाँ, सब एकदम समझ। कंप्लीट हो गया, अब उसको मार्केट में भेज दिया, हाँ, समझिए सर। अब ये कंजम्पशन के लिए रेडी है, ठीक है, या यस। कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। दीज गिव डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, यस, समझिए सर। इससे हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है। यस। क्यों? क्योंकि हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, क्या है? डायरेक्ट यूज कर लेते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमें डायरेक्ट यस। सेटिस्फेक्शन मिलता है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन बाउंड्री, अगर प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करें तो इफ अ गुड, एक ना प्रोडक्शन बाउंड्री भी होती है। प्रोडक्शन बाउंड्री यानी भाई किसी यस। सामान को बनाने की जो प्रोडक्शन है, बनाने की जो बाउंड्री है कि ये यस। प्रोसेस हो गया, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, एक इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में कोई लाइन ऐसी होती नहीं है, बस इमेजिन किया गया कि ये एक इमेजिनरी लाइन है अराउंड द प्रोडक्शन यूनिट एंड रीचेस टू फाइनल कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ प्रोड्यूसर within the imaginary line of production यस। unit is known as the final good। तो अगर जो कोई सामान है यस। उसने अपने प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, प्रोडक्शन का जितना भी प्रोसेस था कंप्लीट कर लिया और उस इमेजिनरी लाइन को पार कर गई, यानी अब वो जो गुड है वो इस्तेमाल करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए रेडी है, तो इमेजिनरी लाइन को पास कर लिया है जिस भी प्रोडक्ट ने, वो फाइनल गुड कहलाता है। क्लियर है? यस। यस। अब इसका अपोजिट होगा इंटरमीडिएट गुड। किसके लिए यूज किया जाएगा इसको? फर्दर प्रोसेस करने के लिए। इंटरमीडिएट गुड जैसे रॉ फर्दर मटेरियल होते प्रोसेस हैं, के लिए। उनको यूज करके फिर उनको और यस। प्रोसेस करेंगे, दूसरा सामान बनाएंगे। जैसे शुगर है, यस। मिठाई बनाने के लिए यूज किया गया, तो अगर यस। मैंने अगर शुगर खरीद के लाया और उससे मिठाई बनाया, तो जो शुगर है वो इंटरमीडिएट गुड है और जो यस। स्वीट है वो फाइनल गुड। यस। उसको फाइनल गुड्स। वापस से बेचना हो, अगर मुझे रीसेल करना है, अगर सेम ईयर में, इफ यस। कार परचेज्ड बाय अ कार डीलर फॉर रीसेल। अब भाई देखो, कार डीलर जो है, जो एक तरीके से शोरूम होता है, वो तो बहुत सारी कार खरीदते हैं, यस। है ना। अब वो जो इतनी सारी कार खरीदते हैं वो हाँ। तो बेचने के लिए खरीदते हैं। अब वो खुद यस। यूज करने के लिए तो खरीदते नहीं है, वो बेचने के लिए खरीदते हैं। तो अब शोरूम के अंदर जो नहीं। कार लगी हुई है सारी, यस। वो कार जितनी भी है वो इंटरमीडिएट यस। गुड होगी अगर वो उसी साल बेची गई जिस साल खरीदी गई, यस। फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता उसी है? साल बेची गई। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसी साल में अगर वो कार खरीदी गई और बेची गई, तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा अगर किसी डीलर ने खरीदा है उसको, राइट। अगर 1 यस। साल के बाद भी वो कार ऐसे ही रही, नहीं बिकी, तो वो फाइनल गुड में काउंट हो जाती है। यहाँ भी यस। 1 ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, सेम ईयर का। अब यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहें यस। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर द वंस विच रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। इनको फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। ये इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं होते हैं कंजम्पशन के लिए, मतलब कंजम्पशन करने के लिए, डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए आपको बाजार में ये नहीं मिलेगा। दीज गुड्स गिव इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। ये इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देता है, ये कभी भी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम इसको गिव इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, ये इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देता है, ये कभी भी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम इसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं अच्छा, करते नहीं हैं, देता। इसको यस। प्रोसेस करते हैं, इससे कुछ बनाते हैं और फिर उसके बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो फाइनल गुड बनता है, उसको यूज करते हैं। और अगर हम प्रोडक्शन यस। बाउंड्री की बात करें तो ये अभी तक इमेजिनरी लाइन को क्रॉस नहीं किया है। तो जो ऑब्जेक्ट है, जो भी गुड है, यस। उसने अभी तक इमेजिनरी लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, ये अभी बाउंड्री के नहीं किया। अंदर ही है, विद इन द बाउंड्री इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। बाउंड्री।